धार का कर्मठ पानी, तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है घूंसे कसकर, तोड़ रहा है तट चट्टानी, तेज धार का कर्मठ पानी। नमस्कार, महान कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के इन तेज धार भरे शब्दों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्यिकी में। पानी जिसका रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, लेकिन जिद पर आ जाए तो बाधा के हर पहाड़ को ढहा देता है। ठीक उसी तरह कुछ शब्दों की इतनी चेतना होती है, उनमें इतनी धार होती है कि अगर जिद पर आ जाए तो रूढ़ी की हर चट्टान को ढहा देते हैं। साहित्यिकी में ऐसे ही आखरों की फसल लहलहाती है और आज ऐसे ही शब्दों के फूल खिलेंगे साहित्यिकी में। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ विशेष है इस सप्ताह साहित्यिकी में। आज जीवन यात्रा में मिलेंगे प्रसिद्ध साहित्यकार, कहानीकार, आलोचक डॉक्टर अल्पना मिश्र से। पुस्तक चर्चा में आज चर्चा होगी पुस्तक प्रवासी क्रांतिकारी पर वरिष्ठ साहित्यकार महेश दर्पण के साथ। और किताबों की दुनिया में आपको लिए चलेंगे केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद जनकपुरी के पुस्तकालय में। मन की गागर बड़ी ही गहरी, इसका ओर ना छोर, एक किनारे खड़ा अंधेरा, दूजे उजली भोर। मानव का मन किसी पहेली की तरह जटिल तो किसी सागर की तरह गहरा। इसके भीतर क्या छिपा है क्या पता, लेकिन कुछ शब्द साधक अपनी कलम के माध्यम से इस मन की था लेने की कोशिश करते हैं। अपने किरदारों के माध्यम से ऐसी कहानियां अभिव्यक्त करते हैं जिनमें हमें अपना अक्स दिखाई देता है। आज एक ऐसे ही कहानीकार, साहित्यकार, आलोचक और भाषा और स्त्री विमर्श पर सार्थक बात रखने वाली डॉक्टर अल्पना मिश्र से आपको मिलवाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं डॉक्टर अल्पना मिश्र की ये जीवन यात्रा। आज जीवन यात्रा में हमारे साथ जुड़ रही हैं साहित्यकार, एक सक्षम कहानीकार, भाषा और स्त्री विमर्श पर सार्थकता के साथ अपनी बात रखने वाली डॉक्टर अल्पना मिश्र जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्यिकी में। नमस्कार। आपका बचपन आपके मन में कैसे कौंधता है, कैसे आता है? मेरा बचपन तो किताबों के साथ कौंधता है। जब भी याद करती हूँ तो कहीं ना कहीं से वो किताबों के खेल, वो सारी चीज़ें याद आती हैं। एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिवार था। मेरे पिताजी, उनके छोटे भाई, तो घर में किताबें बहुत थीं और हमने किताबों के बीच आंखें खोली। खिलौने नहीं मिलते थे। अध्यापकों का परिवार था तो उस तरह खिलौनों पे ना कोई जोर था और ना उतना धन उसके लिए किताबों पे धन खर्च किया जाता था। तो हमने किताबों के खेल खेलना सीखा। हमने पिताजी के मना करने पर भी वो किताबें छुपा छुपा कर पढ़ी जो वो कहते थे अभी नहीं समझ में आएंगी और अभी तुम लोग बड़े हो जाओ फिर ये सब समझोगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। दोस्तोयेव्स्की मेरे पिताजी सुनाते रहते थे, दोस्तोयेव्स्की के क्राइम और पनिशमेंट की कहानी। तो हमने दोस्तोयेव्स्की को ऐसे मान लिया था जैसे इस लेखक पर हमारा बड़ा अधिकार है। और इस तरह से। और पिताजी के पास एक ओवरकोट था जो बाबूजी मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ था। वो कभी रूस से लेकर आए थे और अपने लाडले भाई को उन्होंने दिया था। पसंद कर मतलब मेरे पिताजी को बहुत पसंद आ गया होगा तो उन्होंने दे दिया। तो मेरे पिताजी ने वो ओवरकोट बहुत लंबे टाइम तक पहना और जब भी हर जाड़े में वो ओवरकोट पहनते थे तो उसके साथ कहते थे ये गोगोल का ओवरकोट है, रूस से आया ना। तो ये गोगोल का ओवरकोट है। तो इस तरह गोगोल और तुर्गनेव, ये सारे राइटर्स, हम लोगों के जीवन में इनकी आवाजाही बड़ी आसान सी हो गई थी। हमें लगता था हम इन सबको बहुत अच्छे से जानते हैं। बाद में धीरे धीरे जब समझ आई, पढ़ा, तो समझ में आया कि कितनी सारी चीज़ें उनके साथ समझने के लिए थी। ऐसे हमारा बचपन तो इस तरह से बीता, जहाँ किताबों के बीच, जहाँ किताबों के साथ ही और फिर वो किरदार जो आपके आसपास थे वो धीरे धीरे आने लगे आपकी कहानियों के भीतर। आपके जितने भी उपन्यासों की बात करें, अस्थि फूल की बात करें या अनिहारे तलहट में चमका की बात करें, उनमें जो किरदार है कहाँ थे? वो आपके आसपास ही थे? बिल्कुल मेरे आसपास थे। मेरा बचपन एक छोटी जगह पर बीता है, बस्ती। बस्ती एक कस्बा नुमा शहर है
छोटा सा है और उसमें गांव के भी तत्व हैं और उसमें शहर बनने की प्रक्रिया भी उस समय, अब तो काफ़ी विकसित हो गया है, लेकिन तब तो वो शहर बनने की जो प्रक्रिया होती है शुरुआती, उससे वो गुजर रहा था। तो एक छोटे से शहर का बहुत कुछ आपके सामने खुला होता है, छोटा होता है, सब एक दूसरे को जानते होते हैं और बहुत तरह के अनुभव देता है। तो बहुत समृद्ध अनुभव मुझे मिले। समृद्ध से अर्थ ये नहीं है कि वैभव के अनुभव, समृद्ध से अर्थ है कि पीड़ा, दुख, तकलीफ, ये सारी भी चीज़ें बिखरी हुई सारी चारों तरफ वातावरण में थी। संघर्ष, बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत तकलीफें थीं। तो वो समय था जब हम चारों तरफ इन सारी चीज़ों को देख रहे थे। उस शहर में पहले हमने चलाना सीखा, लूना आती थी, साइकिल हमने पहल चलाई। तो जैसे कि अब साइकिल चलाई तो आप सोचिए कि कितना वहाँ किस तरह से वो प्रक्रिया घटित हो रही थी कि अब धीरे धीरे वो बन रहा है, वो शहर आधुनिकता की तरफ जा रहा है। और फिर लूना आई, फिर उसके बाद स्कूटी आ गई, इस तरह से तो शहर धीरे धीरे अपना आकार दिल्ली में लेता कितने रहा। बरस हुए आपको? दिल्ली में मुझे अब लगभग 15 वर्ष हो गए। तो वो किरदार अब तक आपको ऊर्जा दे रहे हैं, आपकी कहानियों में आते हैं। दिल्ली के अभी भी थोड़ा पीछे है या आ रहा है दिल्ली इन कहानियों में? नहीं, दिल्ली भी आ रहा है। और दिल्ली से पहले मैं देहरादून रही। देहरादून का भी मैं ये नहीं कहूँगी कि उसका कुछ योगदान नहीं है, बल्कि वहाँ से भी बहुत चरित्र मुझे मिले। मेरी कहानी ही है गैर हाजिरी में हाजिर, तो वो पूरे उत्तराखंड के परिवेश को लेकर है जी। तो इस तरह से किरदार तो मिलते रहते हैं ना। वो रसूल हमजातों का कथन है ना कि मुझे आंख दो, ये मत कहो मुझे विषय दो। तो आप देखते कैसे हैं, कहाँ से देखते हैं, आप किस संवेदनशीलता के साथ देखते हैं अपने परिवेश को, अपने आसपास को। तो अगर आप देख रहे होते हैं तो आपको मिलती हैं चीजें, वो किरदार टकराते हैं, बेचैन करते हैं। पर इतना क्या समय आपने जिन किरदारों को देखा, मैं ये नहीं कह रही कि वो तमाम घटनाएं आपके साथ भी घटी हों, लेकिन वो समानुभूति आपके भीतर कैसे आई? और क्या आज के दौर के लेखकों के पास उतना ठहराव, उतना धीरज, तकनीक तो है, पर क्या इतना धैर्य है कि वो समानुभूति अपने ऊपर अंदर पैदा कर पाए? मैं इसे समानुभूति नहीं कहूँगी, परकाया प्रवेश कहूँगी। अच्छा। परकाया प्रवेश या कायांतरण। तो लेखक परकाया प्रवेश करता है और बहुत से हमारे बड़े लेखकों ने किया है। प्रेमचंद हैं, जैनेंद्र हैं, जैनेंद्र की पत्नी कहानी आती है, एकदम पत्नी का बिल्कुल जीता जागता चरित्र आता है और उतना ही आता है जितना वाकई हकीकत में होता है। वो आदर्श की तरफ नहीं जाता, तो इसलिए वो अच्छा लगता है कि हाँ सच है। तो परकाया प्रवेश तो लेखक करता है। दुख बेचैनी देखकर खाली विचलित ही नहीं होता, उसको समझता भी है, उसको जीता भी है कि उस तरह की जो पीड़ा है वो कैसी होगी, तो उसको महसूस करता है और तब जाकर लिख पाता है। तो जहाँ तक आज की बात है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ अब आ नहीं रहा है। लोग जहाँ धैर्य रखेंगे, क्योंकि साहित्य तो धैर्य का काम है। जीवन को आप बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ते हुए नहीं देख सकते। सारे रंग, सारी आकृतियाँ, सब कुछ छूट जाएगा, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जीवन का जो आंखों का कैमरा है वो उतना ही देखेगा, जब ठहर कर देखेगा तो जीवन को देखेगा। तो थोड़ा ठहराव जरूरी है, इतनी तकनीक की स्पीड बहुत तेज है जी। तो इस स्पीड में ये धैर्य और ये विवेक रखना कि नहीं, हमें समझना है, हमें जीवन की तरफ खड़े होना है। और साहित्य हमेशा होता है उन्हीं लोगों के साथ जो स्पीड में छूट गए हैं, जो हाशिए पर खड़े हैं या जो किन्हीं कारणों से नहीं दौड़ पा रहे हैं, तो उनके साथ तो होता है साहित्य। डॉक्टर अल्पना मिश्र, आपकी कलम इतनी सुंदर कहानियां हम तक लेकर आ रही हैं जिनमें दर्द भी है लेकिन जीवन के प्रति एक हौसला भी है। तो एक ऐसे ही उपन्यास से ये बातचीत शुरू करते हैं, अक्षी मंच पर 100 बिंब। आपकी ये कहानी, आपका ये उपन्यास मानसिक सेहत की बात करता है, लेकिन थोड़ा हटकर की उम्मीद भी है। कैसे इसकी यात्रा शुरू हुई? ऐसा था कि जब इस उपन्यास के बारे में मैंने सोचना शुरू किया तो पहले ये एक आइडिया की तरह आया। शायद मैं बहुत पहले से इस पर सोच रही थी और ये चमका बहुत देर में। तो जब ये आइडिया की तरह आया तो इस तरह से देखना शुरू किया कि जो हमारे समाज में मानसिक मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं, ऐसे लोग जिनकी मानसिक सेहत नहीं ठीक है, और उनके साथ हमारा समाज किस तरह का व्यवहार करता है और वो किस तरह से देखते हैं हमारे समाज को।
दोनों के आपसी संबंध क्या होते हैं, और हमारे समाज ने ऐसे लोगों के लिए कुछ खास तरह के बॉक्सेज बना रखे हैं। तो अगर ये लोग उन बॉक्सेज में फिट नहीं होते हैं तो समाज इनके साथ जो एक सहानुभूति का व्यवहार है वो नहीं करता है। अगर उसे दिखता है कि एक तरफ तो ये मानसिक सेहत की बात है, अगर ये बीमार हैं तो ये बीमार की तरह क्यों नहीं रहते। अगर उसके अंदर हौसला है, वो अपने निर्णय ले रहा है, अगर वो व्यक्ति जो है वो काफ़ी प्रयत्न कर रहा है और कहीं भी वो बीमार अपने को दिखाना नहीं चाहता है, वो इस तरह, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास का समाज कितना ज़्यादा मानसिक सेहत की समस्या से जूझ रहा है। और ये इसी तरह से एक पात्र इसमें नीली आती है जिसके साथ इस तरह की समस्या है, और स्मृति और विस्मृति की टकराहटें उसमें लगातार बनी रहती हैं। नीली में बहुत हौसला है और इसे देखकर कि नीली मानसिक रूप से बीमार है पर बीमार जैसी नहीं दिखती है, और कहीं भी उपन्यास में मैंने उसे कमजोर या दयनीय नहीं दिखाया है। वो तो आपका कोई किरदार नहीं दिखता है, मतलब जूझ रहे हैं, संघर्ष हाँ, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरों की मदद के लिए भी तत्पर हैं। जी। तो अगर बीमार को बीमार के फ्रेम से बाहर देखता है तो हमारा समाज उसके साथ कैसा हो जाता है। वो हर कोई उसका हौसला तोड़ना चाहता है। बिल्कुल। और ये एक अलग तरह की मानसिक समस्या है जी कि अगर आपके आसपास के लोग ही आपका हौसला तोड़ना चाहते हैं तो कैसे समाज में हम रह रहे हैं। तो ये दोनों के अंतर संबंधों को लेकर के बुना है। और नीली एक जगह ये कहती भी है कि ऐसा लगता है कि हमारे समाज को इन सबको डॉक्टर वी सूजा की ज़रूरत है जिससे उसका इलाज चल रहा है। कुछ नीली का अगर आप हमें पढ़कर सुनाना चाहें, अगर वो कुछ कहना चाहती है शब्दों के माध्यम से। नीली तो ऐसा है कि नीली के आसपास जितने लोग हैं, यहाँ तक कि उसके परिवार में उसकी जो घर के लोग हैं, बहनें हैं, भाई बहन वगैरह हैं, वो सब अपना बचपन भूल गए हैं। जी, ये भी हमारे समय की एक बड़ी समस्या है, विस्मृति की समस्या की स्मृतियाँ ही नहीं हैं। और जिस समाज के पास स्मृतियाँ नहीं होंगी, इतिहास नहीं होगा, वो इतना मजबूत कैसे होगा। बिल्कुल। तो ये भी एक समस्या इसमें आती है। मैंने कुछ इस तरह से नीली को दिखाया कि एक ही परिवेश में पल बढ़ के जो लोग बड़े हो रहे हैं कैसे अपनी तरीके से अपने जीवन का रास्ता चुनते हैं। जी। एक जगह नीली अपने पिता की मृत्यु के समय जा रही है और ये कहानी पूरी इन्हीं 12 दिनों की है। जी। पर चूंकि स्मृति और विस्मृति की गड्ढ है तो कभी 5वां दिन आता है, कभी 8वां दिन आ जाता है, इस तरह भी चलता रहता है। और जब वो जा रही है तो उसकी स्मृति में कौन सी चीज़ें हैं जो उसे मजबूत बना रही हैं और उसके साथ साथ हमारे पूरे समाज के लिए कितनी ज़रूरी हैं। तो उसे मैंने बहुत लयात्मक भाषा में लिखा है। हर परिस्थिति के भीतर एक राह होती है, कहीं कहीं से उसकी पगडंडियाँ दिखती हैं, उन्हें चीनते ही पकड़ लेना होता है। पगडंडी जेंडर नहीं जानती, वह सिर्फ पैरों को जानती है। पैर जिनमें हौसला भरा होता है। हाँ, इसी हौसले को तोड़ने की कोशिशें होती हैं। इन्हीं तोड़ती कोशिशों के विरुद्ध तन कर खड़ा होना होता है। पिता कहे जा रहे थे, मैं जैसे अपने अदृश्य आंचल में गठियाए जा रही थी। मेरे पैरों ने कुछ हौसला कर डाला था। पगडंडियाँ ठीक सामने थीं। यही अपराध था, इसी की सब सजा थी। साहित्यिकी में बिखर रहे हैं अक्षरों के मोती। साहित्यिक विधाएं, कविता, कहानी, किस्से, उपन्यास, ये क्यों लिखे जाते हैं? शायद लेखक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लिखता है, दूसरों की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए लिखता है, या फिर ईश्वर से जुड़ने के लिए अपनी कलम चलाता है। ठीक ठीक जवाब देना मुश्किल है, लेकिन किसी शब्द के लिए किसी ने कितनी सुंदर बात कही है कि एक अकेला शब्द अपने आप में जादू का, मंत्र का पिटारा है। और सोचिए, ऐसे करोड़ों शब्दों को अपने भीतर समेट लेने वाली किताब क्या कुछ कर सकती है। तो आइए बढ़ चलते हैं अब हमारी अगली कड़ी की ओर, पुस्तक चर्चा, जहां एक ऐसी ही किताब आपके सामने आ रही है, प्रवासी क्रांतिकारी। क्यों खास ये किताब और क्यों इस किताब को आपके निजी खजाने का हिस्सा होना चाहिए, बता रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार महेश दर्पण जी। सुपरिचित पत्रकार और हिंदी सेवी जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी लिखित पुस्तक है प्रवासी क्रांतिकारी। यह पुस्तक प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित की है और इस पुस्तक में
ख़ास बात यह है कि विदेशों में रहकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने वाले 18 अभूतपूर्व सेनानियों की गाथा कही गई है। इस पुस्तक की ख़ास बात यह भी है कि इसमें गदर पार्टी को लेकर एक पूरा अध्याय शामिल है। यहाँ हम बात करेंगे उन विलुप्त प्राय, अल्पचर्चित किंतु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान करने वाले महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों की, जो देश से बाहर जाकर दुनिया भर में फैलकर भारत के स्वाधीनता सेनानियों को सहयोग देते रहे, प्रेरणा देते रहे और उनके लिए इस तरह काम करते रहे कि किसी को पता भी न लगे। श्याम कृष्ण वर्मा ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना संपूर्ण संपन्न जीवन छोड़कर ब्रिटेन में जाकर क्रांति की मशाल जलाना तय किया। इन्होंने आंदोलन में अपना सर्वस्व झोंक दिया। परतंत्र भारत ये कभी लौटे नहीं और 1905 में इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका प्रारंभ की। इस पत्रिका का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान है। लंदन में इन्होंने एक भारतीय केंद्र बनाया जो स्वाधीनता सेनानियों के लिए एक बड़ा स्थान बना, इंडिया हाउस। इंडिया हाउस में जाकर विदेश में काम करने वाले क्रांतिकारियों ने योजनाएं बनाई, सभाएं की और अपने कार्यों को कार्यान्वित किया। ये कई देशों में सक्रिय रहे और 1930 में इनका निधन हो गया। भूपेंद्र नाथ दत्त भी ऐसे ही क्रांतिकारी थे जो स्वामी विवेकानंद के सबसे छोटे भाई थे, लेकिन जेल से जब छूटे तो अमेरिका चले गए। अमेरिका में जाकर इन्होंने भारत में स्वाधीनता के लिए काम कर रहे सेनानियों का ऐसा योगदान दिया जिसे देखकर अंग्रेज सरकार दंग रह गई। अमेरिका से उन्हें जर्मनी भागना पड़ा और बर्लिन में इन्होंने इंडिया नेशनल पार्टी गठित की। सरदार सिंह राणा भी ऐसे ही एक योद्धा थे जिन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस में अपनी सक्रियता दिखाई। इनका घर क्रांतिकारियों की शरण स्थली बन गया और बम की प्रयोगशाला भी। भाई सेवा सिंह ब्रिटिश अफसर को कनाडा की अदालत में ही मार देने वाले एक ऐसे क्रांतिकारी बने जिन्होंने निर्भीकता का परिचय दिया और बाद में इन्होंने अपने नाम बदल बदल कर देश की सेवा के लिए काम किया। मादाम भीकाजी कामा को कौन नहीं जानता। मादाम कामा ने, जो एक पारसी महिला थी, इंग्लैंड जाकर भारतीय स्वाधीनता के लिए लेख लिखे और क्रांति की मशाल जलाई। इन्होंने जर्मनी में पहली बार 1907 में तिरंगा फहराया और भारत की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। भारत को न सिर्फ इन्होंने क्रांतिकारी साहित्य भेजा बल्कि शस्त्र भी भेजे। सोहनलाल पाठक एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने रंगून पहुंचकर ब्रिटिश सेना में काम कर रहे भारतीय सेनानियों में ये आग फूंकी कि वो देश की सेवा में लगें, विदेशियों की सेवा में नहीं। इनके काम को गदर पार्टी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। लाला हरदयाल 1908 में भारत से गए और फिर कभी भी स्वदेश न लौट सके। इन्होंने गदर का महत्वपूर्ण संपादन किया। गदर में प्रकाशित सामग्री ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसने पूरे दुनिया में भारत की स्वाधीनता के समर्थन में आवाज़ बुलंद की। इन्होंने पारिवारिक जीवन से संन्यास लिया और देश की सेवा में लग गए। इनके बड़े प्रशंसकों में लाला लाजपत राय भी एक थे। मौलवी बरकतुल्ला भारत से जापान गए और लौटे तभी जब देश को आज़ादी मिली। इस बीच उन्होंने आज़ादी के सेनानियों का भरपूर साथ दिया और अपने आप को बचाए भी रखा। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय लंदन गए और वहाँ कमाल पाशा से इनकी मुलाकात हुई और फिर उनके साथ सहयोग लेकर इन्होंने भारतीय क्रांति में योगदान दिया। इन्होंने वंदे मातरम और तलवार जैसे पत्रों का संपादन किया और अपने संपादन और पत्रकारिता के लेखन से एक ऐसा माहौल बनाया जिससे मदन लाल ढींगरा, सरदार करतार सिंह सरावा और सरदार अजीत सिंह जैसे लोगों का
नाम दुनिया के सामने आया। आप जानते हैं कि सरदार अजीत सिंह के भतीजे थे भगत सिंह। अजीत सिंह ने बहुत समय विदेशों में रहकर अपना काम किया और जब आज़ादी मिली तो वो भारत आए। डलहौजी में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और वहीं उनका निधन भी हुआ। आज एक स्मारक उनकी याद में वहाँ बना हुआ है। यह पुस्तक अनेक क्रांतिकारियों पर ऐसी सामग्री मुहैया कराती है जिसे हमारे आज के पाठक न पा सके थे। मैं जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी की इस पुस्तक को इसलिए पठनीय मानता हूँ कि यह पुस्तक आज के लोगों को स्वाधीनता सेनानियों के साथ काम करके विदेश में रहकर अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्रांतिकारियों की याद दिलाती है। पाँव में छाले लिए पहाड़ चढ़ते लोग मुझे अचरज से भर देते हैं, अंधेरे में भी लिखते पढ़ते लोग। लिखना पढ़ना एक ऐसी अच्छी आदत है जिससे जहन में एक दिया जल उठता है, एक रोशनी जल उठती है और उस रोशनी में न केवल आप दमकते हैं बल्कि आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति दमक उठता है। यूं ही नहीं, उस समाज को विकसित, सभ्य और जागृत समाज कहा गया जहां पढ़ने लिखने वाले लोग पाए गए, अदीब साहित्यकार पाए गए, जहां पुस्तकालय हमेशा एक जीवंत संस्थान रहे। तो अगली कड़ी में आज आपको एक ऐसे ही पुस्तकालय लिए चल रहे हैं जहां मौजूद है ज्ञान का खजाना। आइए किताबों की दुनिया में चलते हैं केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद जनकपुरी के पुस्तकालय में। आइए आपको मिलवाते हैं इस संस्थान के महानिदेशक श्री रवि नारायण और नौशाद अहमद जी से। CCRS यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंसेस भारत सरकार के एक स्वायत्त शासित या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये कि भारतवर्ष में 25 राज्यों में 30 सेंटर में अपना सेवा दे रहे हैं। इन द सेंस हमारा 25 हॉस्पिटल्स हैं जहां हम पेशेंट्स को हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं और हेल्थ केयर प्रोवाइड के साथ साथ हम डिफरेंट डिजीज कंडीशंस में आयुर्वेद को कैसे प्रिवेंशन और क्यूरेटिव एस्पेक्ट पे वैज्ञानिक के मत से सिद्ध है उसको प्रमाण कर रहे हैं। हमारा एक यूनिट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंडियन मेडिकल हेरिटेज एट हैदराबाद। हमारा हैदराबाद यूनिट जो है वो CCR लिटरेरी रिसर्च यूनिट का काम करता है और वो कई मैन्युस्क्रिप्ट्स को रिसर्च लेवल पे ले आता है, रिसर्च लेवल पे कलेक्शंस करके उन पे रिसर्च करके क्रिटिकल एडिशंस करके हम पब्लिश करते हैं। ये सबके मूल में कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो, कोई भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, इस सब के मूल पे ज्ञान को किसी ढंग से हम ला सकते हैं और उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए लाइब्रेरी का योगदान है। हमारा CCRS का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। हमारा यहाँ पे भी एक मेजर लाइब्रेरी है जो कि हम मैन्युस्क्रिप्ट से लेके ओल्ड रेयर एंड एंडेंजर्ड बुक्स का भी हम रखते हैं और अपडेटेड जो पब्लिकेशंस मेडिकल हेल्थ रिलेटेड जितने भी बुक्स पब्लिश होते हैं उसको भी हम हमारे लाइब्रेरी में रखते हैं। और हमारा जो पेरीफेरी यूनिट है 30 के 30 यूनिट में 30 लाइब्रेरी एस्टैब्लिश्ड है, क्योंकि लाइब्रेरी के बिना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अपडेटेड डाटा को मिलना मुश्किल है। हम लाइब्रेरी आज के दिन पे फिजिकल फॉर्म लाइब्रेरी और डिजिटल फॉर्म लाइब्रेरी हम दोनों की ही माध्यम से लाइब्रेरी का हमारे साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। और ये हमारा लाइब्रेरी भी दूसरे जो आयुर्वेद के रिसर्चर हैं और स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट टीचर्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हमारे इंस्टीट्यूट से आते हैं और लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं।
आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना वर्ष 1969 में परिषद की स्थापना के साथ ही हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग करना, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण व संवर्धन करना। इसी परिप्रेक्ष्य में पुस्तकालय की स्थापना हुई थी और इसी क्रम में पुस्तकालय ने पारंपरिक ज्ञान का संवर्धन और संरक्षण करना प्रारंभ किया। ज्ञान का संवर्धन तभी संभव है जब हमारे पास उस ज्ञान का स्रोत हो। ऐसे स्रोतों को इकट्ठा करने के लिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस ने विभिन्न स्थानों से पांडुलिपियों को इकट्ठा करना शुरू किया, जो आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। इस ज्ञान को हमें आधुनिक ज्ञान से जोड़ने के लिए नवीन विषयों की आवश्यकता थी। उन नवीन विषयों पर रिसर्च करते हुए हमने विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान का संवर्धन करना भी प्रारंभ किया। मुख्य विषय थे हमारे फार्माकोग्नोसी, बायोलॉजी, बॉटनी एक्सेट्रा। ये जो हेडक्वार्टर लाइब्रेरी है, इसका मुख्य रूप से ये लाइब्रेरी समर्पित है हमारे आयुर्वेदीय ज्ञान के लिए। इसमें 80% जो कलेक्शन हमारा है वो फोकस करता है आयुर्वेदीय ज्ञान पर, और उसके अतिरिक्त इससे संबंधित सब्जेक्ट्स और जनरल बुक कलेक्शन हमारे पास है। इन कलेक्शन से संबंधित विभिन्न सर्विसेज पुस्तकालय द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें से मुख्य सर्विसेज हैं इशू रिटर्न, पुस्तकों का लेन देन, हमारी रिसोर्स शेयरिंग सर्विसेज। ये कुछ परंपरागत सर्विसेज हैं। इसके साथ ही हमने आधुनिक सर्विसेज का प्रारंभ भी किया है, जिसमें से हैं इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। हमने करीब 4 आधुनिक डेटाबेसेस को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिसमें से हैं कोक्रेन कलेक्शन, BMJ जर्नल्स हमारा आदि। और इसके साथ ही हमने रिसर्च असिस्टेंस टूल की सहायता देने का भी निश्चय किया है, जिसमें से कुछ टूल्स हैं ग्रामरली, ऑथेंटिकेट, जो हमारे अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। पुस्तकालय का जो मुख्य उद्देश्य था पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान का समायोजन करना, जो कि पुस्तकालय बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा है। और भविष्य में इन्हीं सर्विसेज को आगे ले जाने के लिए हम और भी उचित कदम उठाने जा रहे हैं। हम अपनी लाइब्रेरी को डिजिटल कलेक्शन के रूप में भी इसको डेवलप कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो पोटेंशियल यूज़र्स हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च ऑफिसर्स, साइंटिस्ट और हमारे SRF जो विभिन्न कॉलेजों से आए हैं वो उसको एक्सेस करते हैं। और लाइब्रेरी का एक्सेस सभी के लिए ओपन है। बेसिकली लाइब्रेरी जो है वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेस के स्टाफ के लिए समर्पित है, परंतु कोई भी व्यक्ति जो आयुर्वेदिक रिसर्च से जुड़ा हुआ है वह इस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकता है। वो कभी भी आकर रेफरेंस पर्पस के लिए हमारी पुस्तकों को देख सकता है। दुनिया के खारे सवालों का कोई मीठा जवाब निकालो, बहुत अंधेरा है इन दिनों, कोई नई किताब निकालो। बहुत सारे सवाल हैं इस दुनिया में और आपके सवालों का जवाब देने के लिए लोगों के पास वक्त कम है। ऐसे में किताब आपके इन सवालों का जवाब भी दे सकती हैं और आपकी दोस्त भी बन सकती हैं। साहित्य की अच्छी किताबों से जुड़ने के लिए तो आपको प्रेरित करती ही है, साथ ही कुछ नया रचने के लिए भी आपको प्रेरित करती है। तो साहित्यिकी की दुनिया से जुड़े रहिए, अच्छा लिखते रहिए, अच्छा पढ़ते रहिए और साहित्य की दुनिया के अनमोल मोतियों से मिलते रहिए। फिलहाल आज साहित्यिकी में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
डीडी भारती।